वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टील की बात करेंगे। स्टील जो है ये आयरन का एक डेरिवेटिव है, या आप कह सकते हैं कि एक एलॉय ऑफ आयरन है। एलॉय इसलिए क्योंकि इसमें मोर देन वन मेटल्स इन्वॉल्व हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के फिनोमिनम के ज़रिए या सादा तरीक़ पर हम आयरन में जो है वो किसी भी दूसरी मेटल को भी शामिल कर लेते हैं टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जैसे कि वनेडियम है, जैसे कि टंगस्टन है, जैसे कि क्रोमियम है, जो ऑक्सीडाइज होके तो एक लेयर फॉर्म कर दें आयरन के ऊपर तो आयरन बचा रहे। तो ये चीज़ एलॉय कहती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स। अब यहाँ पे स्टील की बात होगी। अब स्टील जो है इसमें स्पेसिफ़िकली जो बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी कि कास्ट आयरन है और रॉट आयरन है, इनमें वेरिएशन है इम्प्योरिटीज़ का, इस पे हमने बात की थी। कास्ट आयरन जो है वो मोर इम्प्योर है और जो रॉट आयरन है वो रिलेटिवली लेस इम्प्योर है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब जो स्टील है ये एक और वेरिएशन है। यहाँ पे स्टील के केस में स्पेसिफ़िकली जिस चीज़ की बात हमने करनी है वेरिएशन की इन दो से, वो करनी है कार्बन कंटेंट के हिसाब में। अब कार्बन कंटेंट बाज़ जगहों पे रिक्वायर्ड है, बाज़ जगहों पे रिक्वायर्ड नहीं है। मेटल के साथ कार्बन की एसोसिएशन कार्बाइड्स की फॉर्म में तो हम जानते हैं, जैसे मेटल कार्बाइड्स बनते हैं। तो यहाँ एक मेटल में कार्बन का कंटेंट, उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं मेटालिक करैक्टर्स, जैसे कि मीलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी है, सॉफ्टनेस और हार्डनेस है, उनसे हम कार्बन को ऐड या कम करके मेटल को ये काम करवा सकते हैं, सॉफ्ट, हार्ड, फिर उसके अगेंस्ट वो मिलिएबल हों, डक्टाइल हों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वेरिएशन करवा सकते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें मिला के देखें तो फिर हमें समझ आएगी कि कार्बन जो है वो एक नेसेसिटी है, टू एन एक्सटेंट होना चाहिए। अब स्टील में तकरीबन 0.25 से लेकर 2.5% तक का कार्बन कंटेंट होता है, और इसी हिसाब से इसकी ग्रेडिंग है इनटू माइल्ड, मीडियम एंड हाई। माइल्ड स्टील, मीडियम स्टील एंड हाई स्टील। माइल्ड, मीडियम एंड हाई स्टील्स कार्बन कंटेंट की वेरिएशन के कॉन्टेक्स्ट में पिग आयरन में 2.5 to 4.45% है, रॉड आयरन में 0.1 to 2.25% है, और स्टील में बता दिया है कि 0.25 से 2.5% कार्बन है। और फिर आगे इनमें इन्हीं परसेंटेजेस में थोड़ी सी वेरिएशन के साथ इनकी 3 ग्रेडिंग्स हैं। और इसके साथ एडिशनली एलॉय भी है स्टील, क्योंकि तो वेनेडियम, टंगस्टन, क्रोमियम या कोई भी और मेटल जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऊपर फॉर्म कर ले, वो भी साथ होती है एडिशनली फॉर मेटल टू बी कॉल्ड स्टील। अब जो कास्ट आयरन है इसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा है, वो है तकरीबन 2.5 से 4.5 के करीब। तो जब हमने कास्ट आयरन से स्टील की तरफ जाना है तो फिर हमें कार्बन कंटेंट में कमी लानी पड़ेगी किसी तरीके से। और अगर हम रॉट आयरन का इस्तेमाल करें, रॉट आयरन गो के इम्प्योरिटीज़ के हिसाब से कास्ट से अगली स्टेप है, बेहतर फॉर्म है रॉट आयरन, लेकिन कार्बन कंटेंट की अगर बात करें तो वो इसमें कम है, यानी 0.12 से लेके 0.25% तक।
तो जब हमने इसको इस्तेमाल करना है रॉट आयरन को स्टील बनाने के लिए, तो फिर हमें कार्बन कंटेंट का इजाफ़ा करना पड़ेगा। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, हम स्टील की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं, और इससे पहले कुछ बातें हैं जो भी बोली भी हैं मैंने। कास्ट आयरन यूजुअली रॉ मटेरियल यूज़ होता है क्योंकि ये मोस्ट इम्प्योर है, तो यहाँ से ही अमूमन हम बात चलाएँगे स्टील के लिए भी। न्यू मेटल्स यानी कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स, टंगस्टन, क्रोमियम वगैरह को भी यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है टू मेक आयरन लेस वल्नरेबल टू ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन कार्बन मॉडिफाइज आयरन, सो कार्बन कॉन्टेंट जो है वो आयरन की मॉडिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। और एडवांटेजेस कार्बन के कंटेंट के ये हैं कि रीमोल्डिंग करने के लिए, रीशेप करने के लिए शीट्स वगैरह में, वायर्स वगैरह में, ट्यूब्स में, बार्स में जो है वो ज़्यादा इजीली फिर जो है वो इनको मेटल को, आयरन को मोल्ड किया जा सकता है, रीशेप किया जा सकता है। तो इसलिए कार्बन का कंटेंट एवरेज लेवल्स पे भी होना जो है आयरन के साथ वो ज़रूरी है। पहला मेथड तो ओपन हर्थ प्रोसेस कहलाता है, रोटेटरी किल्न इसमें यूज़ होती है। आसान सा तरीका है, इसमें हम गैसेस को एक साइड से गैसेस को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें एयर शामिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, हाइड्रोजन शामिल है, नाइट्रोजन शामिल है। गैसेस का मिक्सचर प्री हीटेड इंट्रोड्यूस होगा, और एक एंड से जो है हमारा कास्ट आयरन आएगी, और उसके साथ हम जो है वो कोक इसका इस्तेमाल करेंगे, कोल का, और फिर डोलोमाइट वगैरह कैल्शियम कार्बोनेट को भी यूज़ करेंगे स्लैग्स बनाने के लिए। तो कास्ट आयरन है, कोल जो है वो ये गैसेस जनरेट करेगा, और फिर जो है हम इसको प्रोसेसिंग जो होगी वो इस तरह से होगी कि जब ये गैसेस हमारे पास आ जाएंगी तो ये जो आयरन है, आयरन कास्ट आयरन विच इज़ Fe2O3 यूजुअली, तो इसको हम फिर ऑक्सीडाइज करवा लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में यूजुअली, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो इस तरह से ये सिलसिला चलेगा, और हमें हम कार्बन आयरन जो है उसको आइसोलेट करते रहेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि इसमें जो कार्बन है वो सारी कंज्यूम ना हो, क्योंकि कार्बन प्रेजेंट होगी कोल गैस में भी। और मीथेन नेचुरल गैस का जो सोर्स है इसको भी यूज़ किया जाता है, मीथेन का सोर्स, और इसके अलावा कोल गैस या कोल को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो कोल जो है ये कोल गैसेस को भी फॉर्म करेगा, कार्बन का कंटेंट भी, मीथेन जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, तो इससे हमें कार्बन भी मिलेगा और हाइड्रोजन भी मिलेगी। तो ये मीथेन और कोल रॉ मटेरियल्स आप कह सकते हैं अलॉन्ग विद आयरन। तो फिर ये जो कार्बन है ये साथ ही सिस्टम में एयर की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता रहेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन से मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनता रहेगा। ये काफ़ी सारे सिलसिले यहाँ इसमें चलते रहेंगे। मीथेन गैस जो है जिसकी मैंने बात की वो भी ब्रेकअप होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में हमें मिलेगी। तो पॉइंट ये है कि कार्बन भी आइसोलेट होता रहेगा, और इसके अलावा जो है कार्बन ऑक्सीडाइज भी होती रहेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलती रहेगी जो ऑक्सीडाइज कराएगी इस आयरन को के ऑक्साइड को। और मीथेन गैस बताया सोर्स है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सोर्स है, और फिर इसको मज़ीद आप कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्लिट कर सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में भी। तो ये साइकिल्स में प्रोसेसेस चलते रहेंगे, और इस तरह से
ये काम जारी रहेगा। कार्बन कंटेंट की मैनेजमेंट भी हो जाएगी हमारे यूज़ के मुताबिक, और हमें लेस ऑक्सीडाइज्ड और मोर प्योर आयरन भी मिलता चला जाएगा। तो इस मेथड को डायरेक्ट रिडक्शन कहते हैं, जिसमें मेटल जो है वो डायरेक्ट सॉलिडिफाई हो जाती है कोल की प्रेजेंस में और मीथेन की प्रेजेंस में। यानी आप आयरन के ओर से डायरेक्ट रिडक्शन करा के ओपन हर्थ प्रोसेस में विदाउट गोइंग इनटू मल्टीपल रिएक्शंस, सो डायरेक्ट रिडक्शन इज इन्वॉल्व्ड। तो डायरेक्ट रिडक्शन करवाते हुए हमें हमारा स्पंज या सॉलिड मेटल हमें मिल जाएगी, स्पंज मेटल या सॉलिड मेटल आयरन। तो उसको फिर हम अपनी मर्ज़ी से करवा लेंगे मेल्ट और स्टील फॉर्म कर लेंगे। सो दिस इज़ मेल्टेड टू फॉर्म स्टील। अगर इसको साइक्लिक सिस्टम में देखना है तो एक तरह से तो इंट्रोडक्शन है आयरन का, जैसे बताया, डोलोमाइट का और कोल का। यहाँ कोक का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि वो मोर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर प्रेजेंट कर देगी और फिर हमारी जो कार्बन की मैनेजमेंट है वो सफ़र करेगी, इसलिए कोल यूज़ होती है। और साथ इसको इन चीज़ों को आप इंट्रोड्यूस कर दें अगर रोटेटरी किल्न में, एक मिक्सचरिंग चैम्बर में, जहाँ पे रोटेटर्स लगे हुए हैं, मिक्सचर लगे हुए हैं। अब यहाँ डेफिनेटली फिर हमने एयर का भी सोर्स देना है और कहीं से इसमें एयर भी इंट्रोड्यूस करनी है, वाटर वेपर्स की ज़रूरत भी है ताकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेक प्लेस करें और सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। और फिर जो है कूलर्स में जाएगा आगे फिर मज़ीद ठंडा होने के लिए, और कूलर्स के बाद मैग्नेटिक सेपरेटर्स आएंगे जो आइसोलेट कर लेंगे। मैग्नेटिक सेपरेटर्स जो स्पंज आयरन को और ऐश ऑफ कोल को अलहदा कर लेगी। तो स्पंज आयरन जो हमारी स्टील की बुनियाद है, स्पंज आयरन और ऐश ऑफ कोल, राख जो बचेगी ये सेपरेट हो जाएगी। ये एक इसकी सिंपल सी डिमॉन्स्ट्रेशन है समझने के लिए। इसमें कुछ रिएक्शंस की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको एक दफ़ा दोबारा देख लें। आयरन का ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में पहले आयरन के ऑक्साइड में डायरेक्ट भी टूट सकता है और अगर स्टेप में तोड़ना है तो फिर इस तरह टूटेगा। समझने के लिए हमारी अपनी, वैसे इसको डायरेक्ट रिडक्शन मेथड भी कह देते हैं कि ये शायद वन स्टेप ही है, लेकिन बहरहाल कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनता रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसकी कन्वर्जन मोनोऑक्साइड में होती रहनी चाहिए। कोल कंटेंट हायर होना चाहिए ताकि ये जो हमारी कोल गैसेस की जनरेशन है वो भी मेंटेन रहे और कार्बन कंटेंट भी हम अपनी मर्ज़ी से रख सकें सिस्टम में। तो ये मैग्नेटिक सेपरेटर्स जो हैं वो इनको सेपरेट कर देंगे और इस तरह से स्पंज अलहदा हो जाएगा और जो स्लैग है वो अलहदा रहेगा। तो ये कंट्रोल्ड कंबस्शन जो है कार्बन की वो हमें स्पंज मेटल देगी। कंट्रोल्ड कंबस्शन ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे कंट्रोल्ड कंबस्शन होगी कार्बन की। उससे फिर हम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड भी हासिल कर लेंगे और एलिमेंटल कार्बन भी, जो कि सिस्टम का हिस्सा रहेगी। तो इसमें पॉइंट ये है कि टेम्परेचर जो है सिस्टम का, वो जो रोटेटरी किल्न है जहाँ पे ये काम होना है वो 1000 डिग्री सी तक मेंटेन्ड रहता है। इसके इर्द गिर्द में
अराउंड में ये काम होता है, क्योंकि कार्बन में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो ऑक्सीडाइज होती रहती हैं, जैसे मैंगनीज़ डाइऑक्साइड में, सिलिकॉन फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड में, और ये जो चीज़ें हैं ये फिर स्लैग के तौर पर जो डोलोमाइट था हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, उससे हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है यहाँ इसे रिएक्ट करके स्लैग फॉर्म कर देगा CaSiO3 नेचर का। तो ये CaSiO3 नेचर का जो कंटेंट है ये फिर रिमूव हो जाएगा एज स्लैग। तो ये मैग्नेटिक सेपरेटर ये काम करते रहेंगे, मेटल को एक तरफ कर लेंगे और बाकी चीज़ों को एक तरफ कर लेंगे, और इस तरह से हमें हमारी आयरन प्योर भी होता रहेगा और कार्बन कंटेंट की मेंटेनेंस भी इसमें जारी रहेगी। इसके अलावा फिर भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ भी रहती हैं, वो रिड्यूस होती हैं। मिसाल के तौर पर सिलिकॉन का डाइऑक्साइड कार्बन की प्रेजेंस में सिलिकॉन और साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी तरह से मैंगनीज़ का ऑक्साइड कार्बन की प्रेजेंस में मैंगनीज। अभी मैंगनीज जो रिड्यूस्ड है और सिलिकॉन जो रिड्यूस्ड है ये हमारे सिस्टम का हिस्सा रहेगा आयरन के का, और ये एज इम्प्योरिटी साथ चलती रहेंगी। कार्बन ने यहाँ पे ऑक्सीडाइज होना है, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी हो सकता है, इनके मिक्सचर में भी हो सकता है। तो ये मैटर सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, कार्बन के कंटेंट पे डिपेंड करेगा कि कितना है। लास्ट में सिर्फ एक बात इसकी है कि जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है इस ओपन अर्थ में वो काउंटर करंट है। काउंटर करंट का मकसद ये है कि एक एंड से गैसेस आएंगी और दूसरे एंड से जो है वो आएगा हमारा चार्ज्ड सॉलिड मटेरियल। जो मिक्सचर है कोल का और एयर का, नेचुरल गैस का, डोलोमाइट का, ये चार्ज मिक्सचर इधर से और ये गैसेस इधर से, और ये एक जगह पे आकर फिर रिएक्टिंग चैम्बर मेरी रोटेटरी किल्न में ये काम 1000 डिग्री C पे इनकी कोलैबोरेशन हो जाएगी, और फिर हमें वो रिएक्शंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मिलते रहेंगे। अब हम बेसिमर्स प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये भी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में एक अहम रोल प्ले करता है। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने कास्ट आयरन से रॉट आयरन बनाया था। तो अब यहाँ सिर्फ एक स्टेप अहेड जाना है कि कार्बन कंटेंट की वेरिएशन की वजह से ये स्टील भी होगा कहलाएगा, और स्टील के लिए एक चीज़ एडिशनल है, और कार्बन कंटेंट के अलावा इसकी लेयर्स ऑफ लेयरिंग या एलॉइंग ऑफ अदर मेटल्स ओवर आयरन। इसके अलावा बाकी जो प्रोसेसिंग है वो सेम ही है। बेसिमर्स प्रोसेस जो है इसको हमने पहले डिस्कस किया था। तो इसमें आयरन जो है उसको प्योरीफाई किया जाता है ऑक्साइड्स ओर से, और जो लेस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है, और इसमें जो है स्लैग के तौर पर जो चीज़ें मिलती हैं वो हम मैंगनीज़ डाइऑक्साइड है, जैसे अभी बात की, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मैंगनीज़ ऑक्साइड। रिएक्शंस भी सारे सेम ही हैं, एलुमिनियम का भी ऑक्साइड, ये जो हैं ये वाइप आउट हो जाएंगे। जो गैसेस यूज़ होती हैं वो हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। ये इस तरह से इसका चैम्बर होता है, और इसमें जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है टॉप से हम इंट्रोड्यूस करेंगे कोक। यहाँ कोक यूज़ होगी ज़्यादा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के लिए। इसके अलावा डोलोमाइट, इसके अलावा हमारा आयरन पैलेट्स की सूरत में, ऑक्साइड्स की फॉर्म में जो भी आयरन है, और ये टेम्परेचर ग्रेडियंट्स हैं यहाँ पे मुख्तलिफ। 400 से स्टार्ट होता है काम,
और फिर नीचे तक जाता है 1700, 1800 और 1900 तक। 400 डिग्री सी से 1900 डिग्री सी तक की वेरिएशंस में एयर जो है वो नीचे से इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, हॉट एयर, प्री हीटेड एयर। और जिस तरह वहाँ ओपन हर्थ में हमने काम करवाया, यहाँ भी यही काम है, लेकिन ये चैम्बर ज़रा डिफरेंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट्स हैं इसमें। और ये यहाँ से ऊपर से मटेरियल फॉल करेगा, यहाँ तक पहुँचेगा और कोक जो है वो कार्बन रिलीज़ कर देगा और साथ गैसेस को वो ऊपर चढ़ती जाएंगी इस एयर के साथ। और किसी पॉइंट पे आके यहाँ सेंट्रल पॉइंट पे मिसाल के तौर पर तकरीबन वही 1000 के करीब 1000 डिग्री तक के जोन में आकर ये वहाँ मिल जाएंगे। तो ये भी वही प्रिंसिपल है कि चार्ज एक साइड से, ये चार्ज्ड मटेरियल यहाँ से फॉल करेगा, उसके लिए बेल्स एंड कोन्स का एक सिस्टम यहाँ मौजूद होगा, चार्जिंग ऑपरेटर्स। और इफ रोटेटरी किल्न में जो है वो रोटेटर्स लगे होते हैं, यहाँ बेल्स एंड कोन्स हैं, तो वो इस मटेरियल को चार्ज करेगा ताकि इसमें से एयर गुज़र सके और हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो सके। और इस तरह से फिर इवेंचुअली हमारी ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस उसी तरह से जो हमारी मेटल है, मेटल ऑक्साइड है, वो मेटल में कन्वर्ट होती चली जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड कोक से आ जाएगी और आयरन और साथ कार्बन डाइऑक्साइड उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता चला जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे स्लैग्स की फॉर्मेशन भी होगी और इसी तरह से यहाँ पे बाकी सारे काम भी होंगे जैसे अभी हमने देखे हैं। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड किसी भी सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म कर देगा, तो ये स्लैग है। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो फास्फोरस के ऑक्साइड के साथ मिलकर तो कैल्शियम फॉस्फेट फॉर्म कर देगा। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा और हमारे स्लैग जो मिलते रहेंगे हमें इम्प्योरिटीज़ के तौर पर और वाइप आउट हो जाएंगे यहाँ किसी ड्रेनर पॉइंट से। और जो हमें हमारा आयरन है कार्बन कंटेंट में हमारी मर्ज़ी का, वो भी हमें मिलता चला जाएगा। तो ये बेसिमर चैम्बर है जिसमें टेम्परेचर के ग्रेडियंट्स हैं 400 से 1900 डिग्री तक। बॉटम से एयर इंट्रोड्यूस होगी, टॉप से हमारा कोक, डोलोमाइट, आयरन इंट्रोड्यूस होगा और ये मुख्तलिफ टेम्परेचर से गुज़रता हुआ यहाँ तक जब हाईएस्ट टेम्परेचर जोन तक पहुँचेगा तो ये मटेरियल सारा एक दफ़ा पहले ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ आके फिर ये रिड्यूसिंग कैपेबिलिटीज़ परफॉर्म करेगा। और उस रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी में फिर जो हमारे मैंगनीज़ वगैरह के ऑक्साइड हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं और वो फिर सिस्टम का हिस्सा ही रहते हैं। कार्बन की प्रेजेंस में मैंगनीज़ और कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ सिलिकॉन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बेसिमर्स प्रोसेस है।